चलो लेट्स स्टार्ट। यार लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर लिया था कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट होगा। तो एक बार क्विक रिकॉल कर लो, चेक कर लो। है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे भाई पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो, इधर देख लो। तो यार हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लगेगा लॉरेंट्ज फोर्स, और लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इससे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आ गए थे। क्या क्या कंक्लूजन्स आए थे भाई? सबसे पहला कंक्लूजन कि अगर हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मतलब 0 डिग्री पे या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है 180 डिग्री पे, उस केस में उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। उस पे फोर्स मैक्सिमम तब लगेगा जब हमारे पास एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बिकॉज साइन 91 होता है, मैक्सिमम होता है, तो इस केस में फोर्स उस पे मैक्सिमम लगेगा। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हमने क्या करी थी कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे बैठा हुआ है, मतलब वेलोसिटी 0 है, तो उस केस में भी उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए क्या कंडीशन है कि एक तो चार्ज पार्टिकल मूव करे और ऊपर से वो किसी एंगल पे मूव करे। 0 और 180 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए। पहले चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर है? क्लियर है? अरे बढ़िया। उसके बाद फिर यार हमने डिस्कस किया था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो ये फोर्स है, ये एफ वेक्टर जो आएगा हमारे पास बेसिकली क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। तो मतलब हमारे पास जो ये फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी भी होगा, और हमारे पास जो ये फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि यार ये कौन सा केस होता है जिसमें फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी आता है? सर्कुलर। भाई वेरी गुड। अगर फोर्स कभी भी परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी आ रहा है तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमारा जो ये लॉरेंट्ज फोर्स है वो ही बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि यार हमारा जो ये चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको लॉरेंट्ज फोर्स दे रहा होगा। तो हमने इक्वेट कर दिया था mv² बाय r इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। v से v कट गया था, हमें रेडियस की वैल्यू मिल गई थी कि चार्ज पार्टिकल कौन सी रेडियस में मूव करेगा, और रेडियस का फॉर्मूला आ गया था mv/q। हमने यहीं तक डिस्कस किया था, और फिर मैंने आपको बता दिया था कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है। भाई उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। क्या कोई भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएगा? भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए थंब कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है? फोर्स। एफ। मैंने बताया था फादर मदर चाइल्ड, तो ये हो गया हमारा फोर्स। फर्स्ट फिंगर कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक। और मिडिल फिंगर दी सेकंड फिंगर कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी? करंट। तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, थंब हमारा था इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर थी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास जो हमारी सेकंड फिंगर है या बेसिकली मिडिल फिंगर है वो पॉइंट आउट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और एक लास्ट चीज कि भैया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट? क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन? डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स। डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट नहीं हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। भाई जिज्ञासा एंड मीनाक्षी गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। डन सर, नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो करें बड़े आगे कंटिन्यू? चलो। यस सर। यार आवाज बहुत कम आ रही है भैया, थोड़ा जोर से बोलना। बोलो क्या बोल रहे हो? सर क्लियर है, हो गया। एक मिनट रुको, यहाँ पे चेक करने दो, क्या पता मेरे ही सिस्टम की वॉल्यूम कम है। यस, मेरे ही सिस्टम की वॉल्यूम कम है। अब बिल्कुल ठीक है। लेट्स प्रोसीड। अब यार देखो,
हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया था, रेडियस का फॉर्मूला आया था mv/qb। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या कहा था कि यार क्लास भाई क्लास, यहाँ अभी क्लास शुरू हो गई है। क्या, दोबारा बोलो। ऐसा दिखाई क्यों नहीं? बेरम। भाई योगिता माइक, टाइम पीरियड तक कर लिया था, ठीक है। गुड इवनिंग प्रतिभा मैडम, गुड इवनिंग। अरे कोई बात नहीं, चलो तो लेट्स कंटिन्यू। तो यार मैंने कहा कि हमने रेडियस का फॉर्मूला कर लिया था और हमने टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला कर लिया था कि टाइम पीरियड मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2πr, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और इससे हमारे पास फॉर्मूला आ गया था 2π। यार ये किसके साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है? 2πm/qb। अब मेरे को एक चीज बताओ, इधर जो ये मैंने टाइम पीरियड निकाला है, क्या ये टाइम पीरियड में रेडियस का या वेलोसिटी का कोई भी टर्म आ रहा है? No, sir. तो हम कि यार जो ये टाइम पीरियड आ रहा है इसमें ना तो कोई रेडियस का टर्म आ रहा है ना तो कोई वेलोसिटी का टर्म आ रहा है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि यार हमारा जो टाइम पीरियड होगा, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने का जो टाइम होगा, वो ना तो रेडियस पे डिपेंड करेगा ना तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। आई रिपीट, भाई यहाँ पे लिख लो ये स्टेटमेंट कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करेगा, ना तो वो रेडियस पे डिपेंड करेगा और ना तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है अभी वो भी समझा देता हूँ। ये मैंने टाइम पीरियड निकाला तो मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा ऊपर वाले का ही जस्ट रेसिप्रोकल qb/2πm। ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड ना कर रही हो, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यस एग्जाम में डेरिवेशन पूछी जाती है कि भैया साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखो या उसकी डेरिवेशन करके दिखाओ। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज qb/2πm, और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। यस क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल, इसका यूज क्या है वो भी बताता हूँ। इसका यूज क्या है, पहले ये चीज समझते हैं। भाई एक चीज चेक करके देखो, क्या रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है? भाई बिल्कुल कर रही है। हमारा जो रेडियस है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सपोज मैंने दो पार्टिकल्स लिए, आई रिपीट भाई, सपोज मैंने दो पार्टिकल्स लिए। एक पार्टिकल को मैंने फायर किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और एक मैंने दूसरा पार्टिकल लिया, उसको मैंने फायर किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी वेलोसिटी से, सपोज 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो यार अगर आप देखो कि हमारा पार्टिकल v की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू a, तो कौन सा पार्टिकल ज्यादा बड़ा सर्कल बनाएगा? भैया हमारा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो रेडियस भी ज्यादा बड़ा बनाएगा। तो जिसकी वेलोसिटी कम थी वो छोटा सर्कल बना रहा है, लेकिन जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, हमें लगा कि भैया इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये सर्कल कम टाइम में कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने पे सर्कल का साइज भी बड़ा हो गया है। तो अल्टीमेटली जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना ही टाइम कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो इसलिए टाइम की वैल्यू ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रही है ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे सर्कल का साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो कम वेलोसिटी है तो उसको सर्कल भी छोटा ट्रैवल करना है, ज्यादा वेलोसिटी है तो उसको सर्कल भी बड़ा ट्रैवल करना है। तो अल्टीमेटली भैया टाइम जो आएगा वो सेम आएगा दोनों केसेस में। यस सर। गुड। Done, sir.
ऋत्विका बाकी मैं अभी बताता हूँ कि इसका कहाँ यूज होता है, अभी रुक जाओ। सर डन। ओके सर। हाँ वेट करो, टेंशन नहीं। प्रतिभा मैडम चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है, फिर तुम बोलोगे यार कि मैंने आपसे पूछा नहीं। कौसर, मेघा, महक, दीक्षा, हर्षिका चेक करो सब, जतिन, आकाश क्लियर है? बढ़िया। प्रतिभा रिपीट करना है। प्रतिभा कौन सा पार्ट रिपीट करना है? ये जो राइट साइड में समझाया मैंने वही ना? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करना है। डन। यार देखो, हमें जनरली क्या लगता है कि अगर कोई भी एक चीज कम वेलोसिटी से चल रही है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड है ये पार्टिकल ए की वेलोसिटी, और हमारे एक पार्टिकल बी है जिसकी वेलोसिटी है सपोज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये दोनों पार्टिकल सर्कल में घूमेंगे, तो आपके हिसाब से कौन सा पार्टिकल सर्कल जल्दी कंप्लीट कर लेगा, ए वाला या बी वाला? ए वाला। तो यार हमें ऐसा लगता है, ठीक है प्रतिभा मैडम, हमें ऐसा लगता है कि बी वाला सर्कल जल्दी कंप्लीट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि यार बी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। भैया ए की वेलोसिटी सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड है और बी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। या फिर इसको ऐसा करो और भी ज्यादा बढ़ा लो, भैया ये सपोज कर लो 200 मीटर पर सेकंड। तो हमको जनरली यही लगेगा कि भैया बी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो बी अपना सर्कल जल्दी कंप्लीट कर लेगा, और ए की वेलोसिटी कम है तो ए को टाइम लगेगा सर्कल कंप्लीट करने में। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने देखा जिसकी वेलोसिटी कम है उसको सर्कल भी छोटा ट्रैवल करना है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको सर्कल जो कंप्लीट करना है वो सर्कल बड़ा कंप्लीट करना है। तो वेलोसिटी कम है तो इसको चलना भी कम है, इधर वेलोसिटी ज्यादा है तो इसको चलना भी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली दोनों में जो टाइम लगेगा वो कैसा लगेगा? दोनों में टाइम सेम लगेगा, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। क्या चीज समझ में आई है ये वाली या नहीं? यस सर। Yes, sir. डन। तो ये लो, अब इसको पूरे को नोट डाउन करो। आकाश फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल रेडियस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमारा ही रेडियस जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे हमने वेलोसिटी बढ़ाई रेडियस बढ़ गया, लेकिन हमारा टाइम रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हर बार चाहे मैं 2 मीटर की सेकंड की स्पीड से फेंकूं, 200 की स्पीड से फेंकूं पार्टिकल को, या इवन 2 लाख की स्पीड से फेंकूं, अल्टीमेटली सारे के सारे सर्कल एक ही टाइम पे कंप्लीट करके आ जाएंगे वापस। डन। चलो तो आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। यस सर। Yes, sir. डन, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यार देखो, इससे मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ इस के चीज में। यार अगर आप नोटिस करो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप चाहे तो भैया इसमें एक डिफरेंस कॉलम की तरह ड्रॉ करके चल लो, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ऐसा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। मैंने एक डिफरेंस कॉलम तैयार किया है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चेक करो। यार एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? या सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज ने प्रोड्यूस करी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? तो याद रखना चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। वेरी गुड। शिवानी सोलोनॉइड और टोरॉइड भी करवाना है, किसने बोला नहीं कराना? बिल्कुल कराना है। सोलोनॉइड हमने किया तो है भाई, हमने सोलोनॉइड नहीं किया क्या? सर किया है। सोलोनॉइड किया है, सर कर लिए। बिल्कुल। कर इवन शायद टोरॉइड भी कराया है, लेकिन टोरॉइड सिलेबस से डिलीट हो चुका है। चलो इधर, सिलेबस से डिलीट हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड। याद रखो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं करता। चार्ज पार्टिकल जब मूव करने लग जाए
तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो उसको हम कहते हैं एक करंट कैरिंग वायर, मतलब हम इधर कहते हैं एक करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब है कि इधर हम लिखते हैं आईडीएल, एक करंट एलिमेंट। अब मेरे को बताओ ये करंट एलिमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। भाई करंट स्केलर है लेकिन डीएल वेक्टर, तो याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, चेक करना। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डीएल आ रहा है लेंथ, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट एलिमेंट एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। क्या पहले पॉइंट में कोई डाउट है? No, sir. क्लियर है। वेरी गुड। अब भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करनी है, जिसके लिए मैंने डिफरेंस कॉलम क्रिएट किया है, उसको सुनो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करती है, और ये फोर्स हमेशा किधर लगता है? ये फोर्स हमेशा लगता है एक्स along the line joining the charges, along the line joining the charges। तो सिंस ये जो फोर्स है ये हमेशा सेम डायरेक्शन में ही लग रहा है जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज को, याद रखना, क्या कर देती है? चार्ज को एक्सीलरेट कर देती है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज पार्टिकल की स्पीड या तो बढ़ाएगी या तो कम करेगी, वो हमेशा चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा राइट साइड। पॉजिटिव चार्ज की जो स्पीड है वो इंक्रीज करती जाएगी, तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो मैंने तुम्हें अभी बताया, मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। भैया यहाँ पे आप चाहे तो लिख लो, यहाँ पे फोर्स पैरेलल लगता है वेलोसिटी के, यहाँ पे परपेंडिकुलर लगता है। तो इधर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है ना वेलोसिटी के, तो याद रखना ये पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है, क्या? ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करा सकता है, मतलब ये सिर्फ उसको सर्कल में घुमा सकता है, स्पीड कभी चेंज नहीं करा सकता। अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही घूमेगा, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है। क्या सबको सेकंड पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? चेक करके बताओ सबको समझ में आया या रिपीट करूं मैं? Done, sir. क्लियर है। तो एक लास्ट बार बता देता हूं। मैंने बोला इलेक्ट्रिक सेम डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल है, तो फोर्स इज पैरेलल टू दी वेलोसिटी, तो ये हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कराता है, एक्सेलरेट कराता है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं कराता। वेयरएज हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कराने में काम आता है, ये कभी भी स्पीड इंक्रीज नहीं करा सकता। तो ऋत्विका, अभी आपने मेरे से पूछा था कि सर इसका यूज क्या होता है? इसका यूज यही है ऋत्विका, कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मैं उस चार्ज पार्टिकल को बस घुमाना चाहता हूँ, उसकी स्पीड इंक्रीज कराना नहीं चाहता। मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में, मैं चार्ज पार्टिकल को सिर्फ घुमाना चाहता हूँ, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, उसकी स्पीड चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ू या मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ू? सर मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर। गुड। सर आपने सोलेनॉइड और टॉरॉइड नहीं करवाया अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यस जतिन, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका मतलब सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा। वेरी गुड। तो इसी के मतलब सेकंड पॉइंट का ही कंक्लूजन थर्ड पॉइंट है, याद रखना। सेकंड पॉइंट का कंक्लूजन ही थर्ड पॉइंट है। क्या? कि भैया इधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, याद रखना, इधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिंस कांस्टेंट है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आती है। और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग
वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सिंस वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क नहीं करती। ये पूछा जाता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी भी वर्क डन आएगा, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी कोई वर्क डन नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क डन नहीं करती। वेयर एज इस केस के अंदर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू चेंज कराती है, इसकी वैल्यू चेंज कराती है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपनी बार जीरो नहीं आता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करती है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा भी है। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू डेल्टा वी। याद आया किसी को फॉर्मूला? डेल्टा वी इज Yes, sir. बाय क्यू। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट का कंक्लूजन ही थर्ड पॉइंट है बेसिकली। आज मेरी क्लास फर्स्ट स्लॉट में लगी है, तो आज स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुक जाओ देखते जाओ। चलो डन, आओ भाई चेक करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी का है, अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है सब कुछ भाई। इसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं और वो सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। भैया नाम से पता चल जाना चाहिए वैसे तो, रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं और वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्पीड का चार्ज पार्टिकल मेरे को मिले। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो वाले पार्टिकल सिलेक्ट कर रहा हूं जिनकी वेलोसिटी फिक्स है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? रिपीट करूं, फिर से बोलूं? यस सर। सर एक बार कर दो। एक बार फिर से भाई, मैंने कहा जैसे मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये समझो बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए। इन सारे पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग है। इसकी स्पीड 2, इसकी स्पीड 200, इसकी स्पीड कुछ भी रैंडम 10, इसकी स्पीड कुछ भी, मतलब मैंने सबकी स्पीड अलग अलग ले ली। जो तुम्हारा मन करे वो स्पीड ले लो। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि सपोज यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगाई है, इस स्क्रीन पे केवल एक 2 मीटर पर सेकंड वाला वेलोसिटी का पार्टिकल ही टकराए। आई रिपीट भाई, अगर आप देखो इतने सारे पार्टिकल्स है, सबकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन मैं एक ही पर्टिकुलर स्पीड के पार्टिकल्स चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वही पार्टिकल्स, इस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वही पार्टिकल टकराए जिसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। तो मतलब इधर मैंने वेलोसिटी को क्या किया है, इधर मैंने बेसिकली वेलोसिटी को फिक्स किया है, वेलोसिटी को सिलेक्ट किया है। तो ये वाला प्रोसीजर हमारा क्या कहलाएगा? वेलोसिटी सिलेक्टर कहलाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वेलोसिटी सिलेक्टर में करना क्या है हमें? यस सर। डन। अब इसको करेंगे कैसे, इसको अचीव कैसे करेंगे कि भैया एक ही वेलोसिटी वाला पार्टिकल स्क्रीन पर टकराए, जैसे सिर्फ ये 2 मीटर पर सेकेंड और सिर्फ यही 2 पार्टिकल्स हमारा स्क्रीन से टकराए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे अचीव करना है इसको, तो आओ उसका कॉन्सेप्ट समझो। तो भैया ये सब इरेज कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो वेलोसिटी सिलेक्टर का। यार वेलोसिटी सिलेक्टर में याद रखना हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एक डिवाइस होता है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर कोलिजन कराते टाइम पे। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे यूज कर रहे हैं आओ चेक करो। भाई मैंने क्या किया, मैंने ये ड्रॉ कर दी है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने क्या ली है? क्रॉस का मतलब कौन सी डायरेक्शन है? Inverse. इनवर्स। तो ये तो हो गई बात मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा भैया, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स लगा दूंगा। अगर मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स लगाई है तो इससे मैंने क्या करने की कोशिश करी है भैया, इससे मैंने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने की कोशिश करी है।
क्या ये चीज भी समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप अज्यूम कर सकते हो कि सपोज चलो नीचे पॉजिटिव लगा दिया, ऐसे चेक कर लेते हैं। नीचे मैंने लगा दिया है पॉजिटिव और ऊपर मैंने लगा दी है नेगेटिव। या एक मिनट रुको प्लीज, उल्टा कर लो, ऊपर पॉजिटिव लगा दो। आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सिंपल कर रहा हूं, बाकी जहां पे मन करे आप वहां पे नेगेटिव लेना, वहां पे पॉजिटिव लो। तो ऊपर मैंने ले ली पॉजिटिव और नीचे मैंने ले लिया नेगेटिव। तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स किधर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड? Downwards. भाई Sir, इलेक्ट्रिक downward. पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, वेरी गुड। तो ये मेरे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पहले यहां तक का सेटअप चेक करो, किस किस को डाउट है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीन के अंदर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। डन है? Clear है. डन। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया। अच्छा, मैं एक प्रीवियस स्लाइड बतानी है। मैं प्रीवियस स्लाइड कौन सी कह रहा हूं, ये वाली क्या? मैं चलो, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन या मतलब एक प्रोटॉन लिया या इलेक्ट्रॉन, जो आपका मन करे, और इसको मैंने इधर राइट साइड मूव करा दिया V से। तो आप मेरे को बताओ, जब ये प्रोटॉन इस रीजन के अंदर मूव करेगा तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, ये बताओ। सबसे पहले मेरे को बताओ, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और ये चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे या ऊपर? डाउनवर्ड्स। भाई इस पे फोर्स डाउनवर्ड्स। तो इसको मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सिमिलरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो और मेरे को बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स किधर लग रहेगा। तो अगर आप चेक करो, मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ है, स्क्रीन के अंदर, तो मेरी फिंगर आप लोगों को पॉइंट आउट कर रही है। चार्ज पार्टिकल राइट में जा रहा है, तो मतलब वो भी पॉजिटिव, तो करंट किधर है? करंट भी मेरा राइट में है। क्या Right. सब ओपन हो रहा है इस तरीके से? मैंने Yes, sir. open किया तो किधर जा रहा है? ऊपर। Upward. अपवर्ड्स। तो भाई मैं क्या लिखूंगा कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अब मेरे को एक चीज बताओ कि सपोज मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, वेरी गुड, अपवर्ड्स जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा हो जाए मैग्नेटिक फोर्स से, तो ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स जाएगा। लेकिन अब जो मुद्दे की बात है वो, अगर ये दोनों ही फोर्स सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो नेट फोर्स कितना आएगा? Zero. जीरो। अगर नेट फोर्स कभी भी जीरो आ जाता है, तो मतलब पार्टिकल जिस वेलोसिटी से, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहेगा, उसी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जिस स्पीड से जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसी से जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जरा इक्वेट कर दो। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला QE। Q से Q कट गया, तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया? मेरे पास E upon B. E upon B. तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दूं, सेटअप कर दूं, तो मेरे पास वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल पास करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी को 2 रख दूंगा यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उसी अकॉर्डिंग सेटअप करने से क्या होगा, सिर्फ मेरा 2 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा, सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा। और अगर कोई और वेलोसिटी का पार्टिकल होगा, तो या तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो जाएगा तो वो ऊपर चले जाएगा, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा हो जाएगा तो फिर वो नीचे चले जाएगा। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? यस सर। तो इसलिए इस Yes. पूरे सेटअप का नाम ही बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, दैट इज वेलोसिटी सेलेक्टर, कि हम वेलोसिटी सेलेक्ट कर रहे हैं बाय सेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको कंप्लीट करो और मेरे को 1 मिनट दो भाई।
हाँ भाई, सबका हो गया नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. चलो 1 minute, sir. ऋत्विका, अब आपका डाउट क्लियर है कि कहाँ यूज करते हैं इसको? Yes, sir. तो ऋत्विका, आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ यार। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल करे, क्योंकि वो तभी एक न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा। भाई आई रिपीट, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को या एक अल्फा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कराते हैं, तो उसकी Yes, sir. स्पीड करनी होती है। तो इस चीज पे बस वेलोसिटी सिलेक्टर का एक एडवांटेज और क्या है कि भैया अगर इसके अंदर एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं और ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं हुए, प्लीज सब लोग ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं या एक प्रोटॉन ले रहा हूं और मैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सेम नहीं कर रहा, तो वो चार्ज पार्टिकल हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे डेविएट हो जाएगा। लेकिन फिर अकेला एक ऐसा पार्टिकल होगा जो कहीं पे भी डेविएट नहीं होगा, और वो चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा? न्यूट्रॉन। तो भैया ये न्यूट्रॉन को फाइंड करने का या न्यूट्रॉन को अलग करने का भी तरीका है। न्यूट्रॉन इसी डिवाइस से फाइंड हुआ था। हमें कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है? तो हमने देखा यार वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर पॉजिटिव डेविएट हो रहा है, नेगेटिव डेविएट हो रहा है, लेकिन अकेला एक ऐसा पार्टिकल था जो बिल्कुल डेविएट नहीं हो रहा था किसी भी स्पीड पे। हमने इस पार्टिकल की अलग अलग स्पीड करी, हमने देखा सारी स्पीड पे ये बिल्कुल स्ट्रेट चले गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ रहा है, ना तो इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ रहा है। तो मतलब इस पे चार्ज कितना होगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी का असर ना पड़े? जीरो। 0. बिल्कुल। तो याद रखना कि अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो असर डालेगी। बस एक अकेला न्यूट्रॉन है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई असर नहीं डाल सकती। तो ये न्यूट्रॉन फाइंड करने Yes, का भी sir. तरीका है। Sir, clear है, done. चलो, Thank you, sir. अरे बहुत सही। तो यार इतनी सारी बातें कर ली हैं, अब आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. लिखो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग, मोशन या पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, इधर हम मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये पूरा जो टॉपिक है ये पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन ये एक अच्छा खासा अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आओ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। भैया सबसे पहला केस, अलग अलग केस करा दूंगा। सबसे पहला केस भाई, अगर ये मेरी जो येलो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर मैं एक चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हूँ। ये चार्ज पार्टिकल ले लो और वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेरे को बताओ इसका पाथ कैसा होगा? भाई मेरे को बताओ इसका पाथ कैसा होगा? सर्कल, इलेप्टिकल, स्ट्रेट लाइन, कैसा होगा? Sir, Electrical. straight path. तो मेरे को बताओ इधर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 0 degree. 0 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। भाई मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन को चेंज कराता था, लेकिन इधर मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही नहीं रहा, तो इस पार्टिकल की कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो आप लिखोगे नो चेंज इन डायरेक्शन। ये जैसे जा रहा था ये वैसे ही जाता रहेगा। जैसे इस केस में ये मैंने स्ट्रेट ड्रॉ किया है तो ये स्ट्रेट ही जाता रहेगा, इसके पास में कोई चेंजेस नहीं होंगे। नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास एंगल 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फोर्स 0 है। क्या पहला पार्ट बिल्कुल क्लियर हुआ? Yes, sir. वेरी गुड। सेकेंड वाला, भैया ये मैंने ली मैग्नेटिक फील्ड और ये मैं चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ मूव करा रहा हूं।
बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव कराया ऊपर की तरफ, एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, तो एक बात तो क्लियर है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो मैक्सिमम लगेगा। कितना होता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स? भैया QV, sin 90 की वैल्यू 1। लेकिन अब मेरे को बताओ इसका पाथ कैसे होगा? सर्कुलर पाथ। वेरी गुड, सर्कुलर पाथ होगा। और इसका जो सर्कल बन रहा है, चेक करके बताओ कि वो क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और उसका सर्कल कौन से प्लेन में बन रहा है, आपको ये भी बताना है। प्लेन में, जैसे इधर मैग्नेटिक फील्ड एक्स प्लेन में है, एक्स एक्सिस में है, वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, तो मेरे को बताओ जो इसका सर्कल बनेगा वो कौन सा प्लेन? सर्कल तो 2 डायमेंशन फिगर है, तो सर्कल कौन से प्लेन में होगा? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन? कौन से प्लेन में होगा? भैया ये थोड़ा सा ट्रिकी है, चेक करना, ये ट्रिकी है थोड़ा सा। यस सर। चलो इधर देखो, तो सबसे पहले क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को ओपन कर दो अपना राइट साइड अलोंग दी एक्स एक्सिस। चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो करंट हो गया ऊपर। अब मेरे को बताओ मेरा थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। इनवर्ड्स, क्योंकि मेरा थंब आप लोगों की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब मेरा थंब स्क्रीन के अंदर पॉइंट आउट कर रहा है, तो दैट इज इनवर्ड्स डायरेक्शन। तो याद रखना कि यार ये जो पार्टिकल है ना, ये सर्कल इस तरीके से बनाएगा। इस तरीके से बनाने का मतलब है, प्लीज डायग्राम को ध्यान से देना, ये था इनवर्ड्स, ठीक है? मतलब मेरा जो सर्कल है वो ऐसे बनेगा, इस फिंगर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ, मतलब जो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इस रिंग की, इस सर्कल की एक्सिस बन जाएगी। भैया क्या ये चीज समझ में आ रही है या रिपीट करूं? यस सर, क्लियर है। तो मेरे को बताओ, अगर आपको ये क्लियर है तो मेरे को बताओ ये कौन सा प्लेन हो गया? वाईजेड प्लेन। भाई वेरी गुड, वाई जेड प्लेन, बहुत सही। अब एक बार सब आराम से चेक करके बताओ किस किस को ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर रिपीट कर दे एक बार। रिपीट करना बिल्कुल सही। एक मिनट रुको, एग्जांपल लेता हूं। हाँ बिल्कुल होममेड है। अरे किसका ये माइक अनम्यूट हुआ? चलो इधर। भाई मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरीके से कुछ सिचुएशंस गिवन है। एक मिनट, ये हो गया। ये वाला मार्कर हमें दिख रहा है कि ये वाला मार्कर कौन सी डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस। क्या इसमें कोई दिक्कत? नो सर। आप क्या करो, आप अपने घर में 2 पेन लो और उनको ऐसे कैप टू कैप कनेक्ट कर दो। जैसे मैंने क्या कर दिया, ये 2 मार्कर लिए और इनको कैप टू कैप इसमें फंसा दिया ताकि आसानी से रोटेट कर सके, बस ये चीज है। तो ये वाला मार्कर जो है ये तो बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को बताओ ये वाला मार्कर किसके डायरेक्शन बता रहा है? force, चार्ज। वेलोसिटी, करंट की वेलोसिटी या करंट, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं, अब इस मार्कर पे फोर्स किधर लगना चाहिए था? तो हमने अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया और मैंने देखा इस पे फोर्स अंदर की तरफ, मतलब आप लोगों की तरफ स्क्रीन पे लगना चाहिए। तो देखो मैं अपनी फिंगर से फोर्स लगा रहा हूं आप लोगों की तरफ, आप लोगों की तरफ पुश कर रहा हूं मैं। तो मेरे को बताओ ये है ना सर्कल में घूमने लग गया। तो अब चेक करो ये सर्कल कौन सी एक्सिस में घूम रहा है? तो अगर आप देखो ये सर्कल इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है। yes sir, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में था? एक्स। x axis, सर्कल एक्स एक्सिस, हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में थी। तो मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये सर्कल भाई एक्स एक्सिस में तो नहीं है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये सर्कल एक्स एक्सिस में तो है नहीं। तो कौन सी 2 एक्सिस बची है आपके पास? वाई जेड। y, वाई एंड जेड। वाई जेड। वाई।
भाई अब सबको क्लियर हुआ ये वाला एग्जांपल? Yes, sir. डन। किसी को डाउट है तो घर पे कर लेना भैया, दो पेन को कैप टू कैप कनेक्ट करके ऐसे रोटेट करा दो। ये हो गया हमारा सर्कल। चलो भाई थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं। क्या सबका ये पहले ये वाला पहले दो केसेस हो गए नोट डाउन? डन। ओ वेरी Yes, चलो sir. Yes, sir. Yes. आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. भाई ये ली है मैग्नेटिक फील्ड, और अब की बार मैंने क्या किया है, चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे फायर किया, किसी एंगल पे। ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसको किसी एक एंगल पे फायर किया वेलोसिटी v से, और ये एंगल कितना बना रहा है भैया, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो अब सोचना है कि भैया इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। तो सुनो अब ध्यान देना इधर। भाई मैं क्या करूंगा, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट करना आपको आता ही है। एक आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और एक आएगा मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में। तो मेरे को बताओ ये जो रेड कलर वाला है, इसका कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? V sin theta. वेरी गुड, v sin थीटा। ग्रीन कलर वाले की? V cos theta. B cos theta. भाई अब इधर लिख रहा हूं, साइड में ध्यान देना। B cos theta. भाई v cos थीटा आ रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे कोई फोर्स लगेगा क्या? No, sir. Yes, sir. आप लिखो फोर्स इन पैरेलल जीरो है। फोर्स इन पैरेलल अगर जीरो है तो v cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। चेक करो पहला पॉइंट किस किस को डाउट है। आई रिपीट, v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आ रही थी, तो हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आएंगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पैरेलल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स की वैल्यू अगर जीरो है तो v cos थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। क्या पहला पार्ट क्लियर है? तो सेकंड पार्ट पे आ जाऊं। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप देखो v sin थीटा परपेंडिकुलर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो भैया इस केस में तो फोर्स मैक्सिमम लगता है, और वो कितना लगता है, वो QVB लगता है। ये वाला फोर्स क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है या सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है? Direction change करता. तो भैया ये हमारे पार्टिकल को किस में कर देगा, सर्कुलर पाथ। Circular path. अब प्लीज ध्यान दो इधर जो मैं कह रहा हूँ यार, v sin थीटा की वजह से, v sin थीटा की वजह से ये पार्टिकल सर्कल में आ गया, लेकिन v cos थीटा खाली थोड़ी बैठी है, v cos थीटा भी लग रही है। तो अब इधर ध्यान दो जो मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग, भाई इस v sin थीटा की वजह से, इस वाले मार्कर की वजह से तो पार्टिकल ने रोटेट करना शुरू किया, लेकिन क्या हो रहा था, इधर कंटिन्यूअसली एक चीज है जो इधर इसको धक्का दे रही है, v cos थीटा। तो v cos थीटा इसको कंटिन्यूअसली धक्का दे रही है, तो ये सर्कल में घूमता घूमता क्या करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. Yes, सर एक और बार बता दो। एक और बात यार, देखो ये वाला मार्कर v sin थीटा है, जिसको मैं फिंगर टच कर रहा हूँ, ये वाला मार्कर v sin थीटा है। तो इसकी वजह से तो क्या हो रहा है, पार्टिकल मेरा सिर्फ सर्कल में घूम रहा है। Yes, sir. लेकिन v cos थीटा कंटिन्यूअसली इस पार्टिकल को हिट कर रही है राइट में। मतलब आप सर्कल में चक्कर काट रहे हो और कंटिन्यूअसली कोई आपको राइट में हिट भी कर रहा है, तो होगा क्या, ये सर्कल में तो घूमेगा, लेकिन ये फिर सर्कल अपना आगे 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 शिफ्ट करता जाएगा। तो Yes, sir. Clear. हमारा सर्कल बनते जा रहा है और आगे की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, जस्ट लाइक एग्जैक्टली सोलोनॉइड की तरह, एग्जैक्टली सोलोनॉइड की तरह, कि सर्कल बनते जा रहा है और आगे भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन v cos थीटा कांस्टेंट है। तो याद रखना हर दो सर्कल के बीच में जो ये गैप होगा, हर दो सर्कल के बीच में जो ये गैप होगा, इस गैप को हम कहते हैं पिच। Pitch. तो ये जो पिच की वैल्यू होगी ये कांस्टेंट होगी। तो यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में कि हमारे पास जो पिच आएगा ये कांस्टेंट आएगा। और मेरे को बताओ जो ये सर्कुलर, ये जो डायग्राम बनाया, इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को Helix. कहते हैं हेलिकल शेप, हेलिकल। yes, sir. डन। Yes, Yes, sir. sir. चलो चेक Yes, करो। sir. So 1 minute.
हेलो। चलो भाई, तो सबका हो गया है, पहले 3 पार्ट्स में कोई डाउट तो नहीं है। जैसे मैंने बोला थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है काफी। Yes, sir. Sir, done and clear. अब याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, इस पे कभी कभी है ना न्यूमेरिकल भी आ जाता है। वो आपको पिच कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा कि भैया ये तो बता दिया आपने कि पिच मतलब 2 सर्कल के बीच में गैप आ रहा है। जैसे स्प्रिंग ले लो अपने पेन की, आपकी जो पेन की स्प्रिंग होगी उसके बीच में गैप आएगा, तो वो जो गैप है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो गैप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो भैया पिच बेसिकली डिस्टेंस है, तो आप लिखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन पिच के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? v cos थीटा या v sin थीटा? V V cos sin theta. theta. Cos theta. cos थीटा। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे पिच इज इक्वल टू v cos थीटा, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे पिच इक्वल टू v cos थीटा इनटू t। और v cos थीटा पैरेलल वाली वेलोसिटी है या परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है? पैरेलल। Parallel. Parallel. आप देखोगे कि कुछ बुक्स में, जैसे एनसीईआरटी बुक में, उन्होंने इसको v पैरेलल इनटू टाइम लिखा है, तो इससे आपका पिच कैलकुलेट हो जाएगा। अब पिच इससे कैलकुलेट होगा, और अगर क्वेश्चन पूछे रेडियस कैलकुलेट करो, तो रेडियस किसकी वजह से आ रहा है? v sin थीटा की वजह से या v cos थीटा की वजह से? V sin Sin theta. तो Sin theta. इसलिए यहाँ पे आप Sin theta. mv परपेंडिकुलर बाय qb, जो रेडियस का फॉर्मूला था mv बाय qb, अब आप उसमें थोड़ा सा एक एडवांस कर दो, इसको लिख दो mv परपेंडिकुलर। जहां पे साइड में लिख लेना कहीं पे भी कि v परपेंडिकुलर का मतलब है v का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। हमारा ये थर्ड वाला पूरा कंप्लीट हो गया है, बस एक लास्ट बचा है फोर्थ वाला। और Yes, sir. Clear है. वेरी गुड, Sir, done. डन। चलो, तो आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा और सबको समझ में भी आते जा रहा है। आ जाते हैं लास्ट वाले पे जो डिस्कस करना है, दैट इज फोर्थ वन। सेम चीजें हो रही हैं, बस इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सर देन रेडियस इज वेरिएबल। रेडियस वेरिएबल कैसे हुआ? रेडियस तो कांस्टेंट है। जैसे मैंने कहा ना, आप अपने पेन की स्प्रिंग लो, आपके पेन की स्प्रिंग में क्या हो रहा है? पूरे पेन की स्प्रिंग का जो सर्कल का रेडियस है वो सेम है, बस उसके बीच में गैप आते जा रहा है। जीविका, क्या ये चीज क्लियर है? No, sir. नहीं, क्लियर नहीं है। ऋत्विका, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड नहीं बढ़ाती, तो जब इधर स्पीड बढ़ी नहीं रही, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड दोनों कांस्टेंट है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बढ़ाती ही नहीं है तो रेडियस कैसे चेंज होगा? रेडियस तो तभी चेंज होगा ना जब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की वैल्यू को कभी चेंज कराती ही नहीं है। Okay, sir. आगे समझ. आ गया? Yes, sir. लेकिन फोर्थ वाले में ऐसा होगा, चेक करो कैसा होगा। फोर्थ वाले में भाई मैंने क्या किया, ये मैंने ली मैग्नेटिक फील्ड, अब लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। और इस चार्ज पार्टिकल को मैंने फायर किया किसी एक वेलोसिटी v से, और ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल इज थीटा। तो देखो अब फिर से क्या करना है, सेम चीज भाई, वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, एक आएगा पैरेलल कंपोनेंट, एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला मतलब आपने वैल्यू बताई दी थी पीछे, v sin थीटा, और ये जो पैरेलल वाला है इसकी भी वैल्यू आपने बताई, ये कितना होगा? V cos theta. V cos theta. अब देखना पूरी डिटेलिंग है इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूं, पूरी डिटेलिंग है, चेक करो। फर्स्ट भाई v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट लग रहा है, वो सॉरी मैग्नेटिक फोर्स 0 लग रहा है, तो मतलब v cos थीटा की वजह से डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप एक चीज देखो, v cos थीटा पैरेलल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ना, Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है पार्टिकल को? Accelerate. ऐसे लगेगा। सेकेंड पॉइंट समझो,
भैया v sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आया, तो भैया इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कराएगा। लेकिन v sin थीटा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे तो डेल्टा वी कितना आता है? जीरो। डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना आएगा? जीरो। मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दिया, ये चीज रिकॉल नहीं कराई है, अगर आप चाहे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के दे दूंगा फिर से ये। तो फोर्स जीरो लगेगा, तो मतलब इधर कोई कुछ नहीं होगा। तो भाई अब थोड़ा सोचो, अब ध्यान देना क्या हो रहा है। भाई v sin थीटा की वजह से v sin थीटा पे एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है? सर्कल में घुमा रहा है। तो इसके जो सर्कल का रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे पीछे कांस्टेंट था। सर्कल का जो रेडियस है वो कांस्टेंट था, तो इधर भी जो सर्कल का रेडियस आएगा वो कांस्टेंट आएगा। पहले यहां तक चेक करके बताओ किस किस को डाउट है यहां तक। सर क्लियर है। क्लियर है। और रेडियस फाइंड कैसे होगा? फिर से वही mv परपेंडिकुलर बाय क्यू। लेकिन अब इधर क्या हो रहा है, फिर से वही वाली बात जो मैंने आपको समझाई थी। ये पार्टिकल सर्कल में घूमा, लेकिन v cos थीटा कंटिन्यूअसली हिट हो रही है, तो ये सर्कल क्या होता जाएगा? आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन जब ये आगे आगे शिफ्ट हो रहा था, इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। अब की बार पिछले वाले केस में क्या हो रहा था? फोर्स नहीं लग रहा था पैरेलल वाली डायरेक्शन में, पैरेलल वाली डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा था, इसलिए जो ये गैप आया ये कैसा आया था? कांस्टेंट आया था। लेकिन अब की बार क्या होगा? अब की बार गैप आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं आएगा। पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी, तो इसका गैप भी हमारा बढ़ते चले जाएगा। क्या समझ में आया ये वाला? यस सर। तो मैं डायग्राम यहां ड्रॉ कर रहा हूं कि सर्कल बनेगा और पहले गैप कम, फिर गैप बढ़ेगा, फिर गैप और बढ़ेगा, फिर गैप और बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास इधर कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इधर आप क्या कहोगे? हेलिकल ही बन रहा है, हेलिकल ही बन रहा है, लेकिन विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। और इधर हम पिच कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हर वक्त पिच अलग अलग आएगी, क्योंकि इधर हर वक्त पिच अलग अलग आएगी। यस सर। तो बस हमारा ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हुआ। अब एक लास्ट जो चीज बच रही है वो हम करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। तो आप पहले ये चेक कर लो कि जो मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, शुरू से लेके अब तक, क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है? भाई रिपीट, शुरू से सारी स्लाइड शो कर रहा हूँ, चेक करके देखना कि जितना भी किया क्या उसमें कोई डाउट तो नहीं है। ओके सर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको रिकॉल कराया कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू बी साइन थीटा। जीरो मिनिमम कब लगेगा? जीरो का मतलब है मिनिमम, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। और मैक्सिमम कब लगेगा? तो इसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। ये फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा और उसका रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा mv/qb। और जो ये रेडियस है ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वेलोसिटी को डायरेक्शन चेंज कराती है, वैल्यू चेंज नहीं करा सकती। वैल्यू चेंज कराने के लिए फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इधर मैंने आपको यही चीजें फिर से बता दी थी कि हमारा जो टाइम है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, लेकिन वो रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हर वक्त पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा, सेम फ्रीक्वेंसी आएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिपीट करता हूँ बैटरी वाला। उसके बाद मैंने आपको ये डिफरेंस टेबल बना के दिया बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है, करंट एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी, चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स, इधर पैरेलल टू दी वेलोसिटी। तो ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज, ये वेलोसिटी चेंज। वर्क डन जीरो, वर्क डन की कोई ना कोई वैल्यू आती है। उसके बाद यहाँ से मेन मुद्दा स्टार्ट हुआ था, यहाँ से चेक करते जाओ।
वेलोसिटी सिलेक्टर। उसके बाद पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल में 4 केसेस। Yes, sir. Clear है. क्लियर है? चलो गायत्री, आपको इसमें क्या डाउट है मेरे को ये बताओ, आपने बोला इसमें कुछ डाउट है। आकाश ठीक है, वो वाला पॉइंट बता। फोर्थ पॉइंट में सर आप कह रहे हो पिच चेंज होगी। पिच चेंज इसलिए होगी क्योंकि कंटिन्यूअसली, देखो पहले क्या हो रहा था, मेरा पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा था, उसको एक वेलोसिटी मिल रही थी आगे की तरफ, लेकिन वो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो ये सर्कल धीरे धीरे शिफ्ट होगा और कांस्टेंट शिफ्ट होगा। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, ये सर्कल तो घूम रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली यहाँ से धक्का मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, सर्कल तो बढ़ेगा लेकिन अब ये सर्कल ज्यादा होते जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। तो ऋतिका आपका डाउट है सर, then we can use non-uniform helical pitches because everything needs uniform and constant motion। बिल्कुल सही। और अब किसका डाउट है? प्रतिभा आपका डाउट। सर इसमें रेडियस कांस्टेंट कैसे रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसने बोला वेलोसिटी चेंज हो रही है? प्रतिभा समझो एक चीज, प्रतिभा एक चीज समझो, रेडियस कब चेंज होगा, जब एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, भाई रफ लिख रहा हूं ऐसे ही, जब हमारा रेडियस के लिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे लग रहा है सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को चेंज नहीं कराता। हमारे जो सर्कल का गैप है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो पैरेलल की वजह से आ रहा है, और पैरेलल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इधर हमारी पैरेलल वेलोसिटी चेंज हो रही है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी जिसकी वजह से सर्कल में घूम रहा था वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। प्रतिभा चेक करो क्या ये चीज क्लियर है? रिपीट, प्रतिभा आपने सुना ही नहीं डाउट टाइप करने के चक्कर में। भैया फिर से सुनो, आपको चेक करना है, इधर सुनो। सर्कुलर पाथ किसकी वजह से बन रहा था? सर्कुलर पाथ v साइन थीटा या v परपेंडिकुलर की वजह से बन रहा है, v साइन थीटा या v परपेंडिकुलर की वजह से। तो जो रेडियस है वो रेडियस कब चेंज होगा? रेडियस तब चेंज होगा जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज हो। लेकिन परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये बताओ भाई। परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी को चेंज कराता ही नहीं है। तो भैया मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को चेंज नहीं कराता, तो v sin थीटा कांस्टेंट रहेगी, v परपेंडिकुलर कांस्टेंट रहेगा, v परपेंडिकुलर कांस्टेंट रहेगा तो रेडियस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले ये चेक करके बताओ क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अब आ जाओ पिच पे। भाई पिच की वजह, पिच कौन सी वेलोसिटी बना रही थी? पिच बना रही है v cos थीटा, जिसको हम v पैरेलल लिख रहे हैं। तो अगर आप थर्ड वाला केस ले रहे हो, थर्ड वाले केस में इस v पैरेलल पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, देखो जरा v पैरेलल पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इस वाले केस में हमारी ये v cos थीटा कांस्टेंट है तो पिच भी कांस्टेंट आएगा। लेकिन लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है, इस v cos थीटा के ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां लिख रहा हूं, पिच की वजह से, पिच होता है v cos थीटा की वजह से, लेकिन v cos थीटा पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्सीलरेट करती है पार्टिकल को। तो अब अगर ये पार्टिकल को एक्सीलरेट कर रही है तो भाई फिर पिच कांस्टेंट थोड़ी आएगा, फिर तो पिच क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। अब चेक करो ऋतिका एंड प्रतिभा, आपके ये डाउट्स क्लियर हैं? Yes, sir. अभी पूरा जोश से आंसर नहीं आया। आकाश अब आपका डाउट। आकाश मैंने बोला था कि अगर ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरे पास चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं डेल्टा वी ए बी कितना होगा, तो याद रखना ये 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल ए पे और बी पे कितना होता है, सेम होगा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा,
क्योंकि हमारे पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डेल्टा वी। जब डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन 0 आएगा इस केस। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वी साइन थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगा रही थी। पृथ्वी का कौन सा पार्ट रिपीट करना है? सर लास्ट स्लाइड वाला। यही वाला ना? यस सर। भाई डाउट ये पूछा कि वी साइन थीटा पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही क्यों लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों नहीं लग रहा? तो उसका रीजन समझा रहा था मैं कि इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे आ रहा है, वी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसमें तो फोर्स लगाया लेकिन ये फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो पॉइंट ए पे और बी पे पोटेंशियल सेम होता है, तो डेल्टा वी ए बी 0 हो जाता है और हमारे वर्क डन में डेल्टा वी चाहिए। तो जब डेल्टा वी, सर लास्ट स्लाइड वाला। ये वाला। यस सर। अरे रितिका मैडम जी अभी तो पूरा रिपीट किया था। सॉरी सर। चलो फिर से भाई कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ।